खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली की मस्जिद फैज़ इलाही मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अबूरी राहत। एमसीडी को फिलहाल किसी कार्रवाई से रोका गया। अप्रैल में होगी अगली समाअत। यूपी में एसआईआर अमल के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की गई जारी। 2,88,00,000 वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाए गए। इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशंस बीजेपी आईटी सेल के जरिए से बनाए गए। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी का इल्जाम। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं पूरे इलाके को कर सकती है गैर मुस्तहकम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से दोबारा शुरू होगी। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया का ऐलान। लीग में तमाम 14 क्लब होंगे शामिल। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली की मस्जिद फैज़ इलाही से मुतल्लिक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बंसल की अदालत में समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद फरीकैन के लिए इत्मीनान की फिजा कायम हुई। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रिस्पोंडेंट्स को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्तों के अंदर अर्जी का जवाब दाखिल करें और इस दौरान फाउंडेशन की जानिब से मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दी गई है। तहम अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत की तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की है। अहम बात यह है कि अगरचे अदालत ने अपने हुक्म में किसी वाज़े स्टे या अबूरी हुक्म इम्तनाई का जिक्र नहीं किया, तहम अगली समाअत तक एमसीडी को किसी भी किस्म की कार्रवाई से बाजियाब रहने के लिए कहा गया है। यह फैसला मस्जिद फैज़ इलाही से वाबस्ता अफराद और मकामी अवाम के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जो लीगल काउंसिल थे तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से, एमसीडी, एलएनडीओ और सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, तो वहाँ तमाम लोग मौजूद थे। किसी को नोटिस देकर ये बात कही जाती है कि आप कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन तमाम वकला हजरात, तमाम जो विभाग थे वो मौजूद थे। तो वो उनको जाहिर बात है कोर्ट की पूरी पेशगी बताएंगे और यहाँ पर किसी तरह की कार्रवाई उमूमन है होनी ही नहीं चाहिए। जब अदालत ने वर्बली तौर पर कह दिया और अदालत में कही गई बात झूठ तो नहीं हो सकती। लेकिन ये कानून पे भरोसा है हमें, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आप साथ साथ में ये भी अपील करना चाहेंगे जो ऐसे र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, किसी तरह की कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो, या यानी माहौल पूरी तरह से पुरअमन रहे। माहौल तो पुरअमन रहना चाहिए ना। जब हम बात कानून की कर रहे हैं तो दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, कोई रूमर्स, कोई अफवाह, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए कहीं पर भी। इसमें इतना सुकून से बात होनी चाहिए सब जगह और कानून को फॉलो करना चाहिए सब जगह। हम कानून को फॉलो करते हैं, जब कानून को हमें प्रोटेक्शन दे रहा है तो हम क्या जरूरत है कुछ करने की। 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें कवर होती है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई भी सूट या डिस्प्यूट खड़ा होता है, उसको उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो दिल्ली वक्फ ट्रिब्यूनल है, दिल्ली हाई कोर्ट कर सकता है। इन हालात में जब हाई कोर्ट ने 12 नवंबर को ऑर्डर जारी कराया, उसमें कोई पार्टी नोटिस न दिया है उसको, वक्फ बोर्ड को या मैनेजिंग कमेटी को, एक तरफा एनक्रोचमेंट में सुनवाई करने के बाद 12 नवंबर को एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसमें ऐसा है कि मैनेजमेंट कमेटी जो पक्ष अदालत में रख रही है, हम उनके साथ जो है ना पिटीशन में शामिल नहीं है। हम एज ए डिवोटी, एज ए मुख्तदी मस्जिद के हमारा राइट सफ़र हो रहा है 1995 एक्ट के हिसाब से, तो हम अपनी बात कहने के लिए अदलिया के पास अपने हिसाब से जा रहे हैं, जिसमें सारे मुद्दे वहाँ रखे जाएंगे और फिर अदलिया उस पर क्या डिसीजन लेती है वो देखने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थे शाहिद गंगोही, जिनका साफ कहना है कि हम लोग कमेटी के अलावा भी हम लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि इस जगह को किसी तरह से महफूज किया जा सके। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में वोटर्स की खुसूसी गहरी नजरसानी एसआईआर का अमल अंजाम दिए जाने के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का मुसव्विदा यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस ड्राफ्ट में वोटर लिस्ट में तकरीबन 12 करोड़
55 लाख वोटर्स से। गौर करने वाली बात यह है कि एसआईआर के तहत तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में लाखों वोट हज़फ हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं, जो कि एसआईआर का अमल शुरू होने से कबल 15 करोड़ से ज्यादा थे। दी गई जानकारी के मुताबिक खुसूसी गैर नजरसानी के दौरान 2 करोड़ 88 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाए गए हैं। सभी जिलों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है, और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। तो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रियासत में एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं। सीएम ने इल्जाम लगाया कि पॉल एजेंसी रियासत में जारी एसआईआर के इनेकाद के लिए बीजेपी के आईटी सेल के जरिए तैयार करदा मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने इंतखाबी फहरिस्त पर नजरसानी करते हुए इलेक्शन कमीशन पर हर किस्म की गलत चालों का सहारा लेने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अहल वोटरों को मुर्दा के तौर पर निशानजद किया जा रहा है और बुजुर्गों, बीमारों और लावारिसों को समाअत में शिरकत के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह अमल गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी है। আমরাও আইনে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব, দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো। আমি নট অ্যাজ এ লয়ার যাব, আমি লয়ার আছি, আমি নট অ্যাজ এ লয়ার যাব, আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে। मगरबी बंगाल में एसआईआर में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाने वाली टीएमसी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर बीजेपी लीडर रागिनी मित्रापाल ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए टैक्स दहिंदगान का पैसा खर्च कर रही हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। Anybody can go to Supreme Court, and all these 15 years Mamata Banerjee's government has been spending our money, taxpayers' money, to go to Supreme Court and engage the top level advocates whose one appearance goes to lakhs. She can go, she is the chief minister, but they'll be of no use, because everybody, 140 crore Indians, Bharatiyas, understand SIR has been going on in 12 other states, and SIR is for the good of the people of Bengal as well as the good of the people of Bharat. We will not allow any government, whosoever it is, to give documents to somebody, Rohingya, Bangladeshi, who are not from our country, who are dead, who have shifted to some other place, who are duplicate voters. And Mamata Banerjee, you have been using these 55, 58 lakhs names which has been deleted. These names were used by your party to vote all these years from 2011 to 2024. And today when these names are deleted, you are extremely jittery. मध्य प्रदेश के भागीरथपुरा में आलूदा पानी पीने से हुई मौत के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर डिवीजन बेंच में समाअत हुई। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को अदालत के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया को मरने वालों की तादाद के मुतालिक सख्त फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके का दौरा किया, जहां आलूदा पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। पटवारी ने हर खानदान के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा 2 लाख रुपए काफ़ी नहीं है। कांग्रेस लीडर ने वजीर कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे और पानी और सफाई की खराब सूरत हाल के लिए जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं सही तो बोल रहा। ये बाद में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी के मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है परिवार का कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी सही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने हालिया बयान पर वजाहत पेश की। चव्हाण ने अपने बयान में कहा था कि क्या ट्रंप पीएम मोदी को अगवा कर लेंगे। इस पर तबसरा करते हुए अब उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि अगर हिंदुस्तान मोहतात नहीं रहा तो कुछ भी हो सकता है। जो अमेरिका ने किया है वो पूरे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एक चुने हुए राष्ट्रपति को किडनैप करके उठा के ले जाना, ये पूरी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कानून का, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का पूरा उल्लंघन है। उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि वो उसके बाद कोलंबिया जो है साथ वाला पड़ोसी देश है, उसके भी राष्ट्रपति को अगवा करने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही में ग्रीनलैंड जो एक डेनमार्क के एक टेरिटरी वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में है, उसको हथियाने की बात कर रहे हैं। पनामा जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसे कब्जा कर पनामा कैनाल पे कब्जा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शर्जील इमाम की जमानत न होने पर उनके चचा अरशद इमाम ने कहा कि उन्हें अदलिया पर यकीन है। उन्होंने कहा कि अदालत ने हमारे भतीजे को जमानत नहीं दी, लेकिन हम निज़ाम इंसाफ पर पूरा भरोसा करते। देखिए, मैं शर्जील के चचा होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, मैं ये सबसे पहले मुझे तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुन के। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि मुझे बहुत उम्मीद थी न्यायालय पर कि मतलब इस बार उसको बेल मिलना ही इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉइंट पर बहस के दरमियान में ये सब चीज़ साबित हो चुका था कि बेकसूर है। लेकिन फिर भी भारतवासी होने के नाते भारत के न्याय का मैं सम्मान करता हूँ और मैं आगे अभी जजमेंट तो पढ़ा नहीं हूँ, जजमेंट पढ़ के देखूँगा आगे जजमेंट में क्या है, फिर मैं अपने अधिवक्ता से मैंने डिस्कस करूँगा और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद। कांग्रेस लीडर राजेंद्र पाल गौतम ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम तब तक बेकसूर है जब तक वो कसूरवार साबित न हो जाए। उन्होंने जांच एजेंसियों के रोल पर भी सवाल खड़े किए। एकदम से जिस तरह बेल को रिजेक्ट किया गया और ये और शर्त लगा दी 1 साल तक वो जमानत लगा भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से तो उनका लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करने का काम खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, क्योंकि उनका लाइफ लिबर्टी का अधिकार है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल देना ना देना ये डिस्क्रेशन कोर्ट की है, लेकिन कोर्ट ये नहीं कर सकता कि वो अक्यूज बेल ही नहीं लगा सकता 1 साल तक। दूसरी बात, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों से ये तो पूछ लेना चाहिए था कि 5 साल में तुमने क्या किया है। भारत में कानून व्यवस्था बताती है 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल ना हो। और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के हवाले से मोदी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की तौहीन के बावजूद हुकूमत खामोश क्यों है। ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों डरते इतना, समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप का नाम लेते कि इन्हों टाइम इन्हों बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते। वो ट्रंप प्लेन में खड़े होके बोल रहा कि मोदी अच्छा आदमी है मगर मेरे को खुश करने के लिए सब कर दिया।
अरे 133 करोड़ जनता का वो प्रधान सेवक बोलिए वजीर आजम है, और बीजेपी वाले 24 घंटे हो गए गूंगे हो गए, डर रहे ट्रंप के बारे में बोलने के लिए। अरे भाई, इज्जत भी कोई चीज होती है, जाती इज्जत नहीं बल्कि इस देश की इज्जत होती है, इस देश का इकबाल होता है। कोई भी हमारी देश की तौहीन नहीं कर सकता। देश का वजीर आजम पूरे देश का होता है, और कोई बोल रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मोदी ने ये किया। कुछ तो बोलो। हाँ, तुम कब बोलोगे हिंदू मुस्लिम? तुम कब बोलोगे लव जिहाद? तुम कब बोलोगे बांग्लादेशी है? तुम कब बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे ना। किसान मर रहा तो उस पर सन्नाटा, नौजवानों को नौकरी नहीं उस पर सन्नाटा, अब ट्रंप बोल रहा उस पर सन्नाटा। तो मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सरजनिश की। अदालत ने तबसरा किया है कि आलूदगी पर नजर रखने वाला मरकजी इदारा अपने फराइज में नाकाम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली की सरहदों पर टोल प्लाजों को आर्जी तौर पर बंद करने या उनकी मुंतकिली के मामले पर 2 माह के लिए इल्तवा तलब करने के लिए अथॉरिटी को फटकार लगाई। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को आलूदगी पर बहस से भागना बंद करना चाहिए और अपने दौर इक़्तिदार में नाकामियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें खेद इस बात का है, पहली बार शायद 11 सालों में हुआ होगा कि भाजपा की सरकार बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार आज डेवलपमेंट पे बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार पिछले 11 महीनों में क्या काम किया उस पर बहस करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी भाग गई। आम आदमी पार्टी कल 2-2 लाख रुपए के मास्क लगा के आए थे, जिनके पीछे उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि 2 लाख रुपए एक मास्क के लिए कहां से आया, तो आज उन्होंने वो मास्क उतार के आ गए। अब देखिए नौटंकी, देखिए 11 साल तक दिल्ली को उजाड़ने के बाद इतना धन दौलत इकट्ठा किया है कि 2-2 लाख का एक इनका एमएलए मास्क। तमिलनाडु के वजीर स्कूली तालीम अम्बिल महेश ने चेन्नई के फुजाल में स्किल पार्क का इफ्तिताह किया है। मल्टी सीनियर स्किल पार्क खुसूसी तवज्जो और मुस्तहिक तलबा के लिए 13 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को तामीर किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर ने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का तस्करा किया। சிறப்பு கவனம் தேவைப்படுகின்ற பிள்ளைகளுக்கான, ஏன்னா அவர்களுக்கான அந்த அறிவு என்பது பிறக்கும் போதே இருக்கும். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கான ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அந்த உணர்வுகளை தூண்டுகின்ற விதமாக செஞ்சால் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பிரெயின் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஆகும் அப்படின்னு பல ஆய்வாளர்களுடைய அந்த கருத்து। ईरान को हालिया वर्षों में बदअमनी की एक बड़ी लहर का सामना ईरान कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क के शदीद मुआशी बहरान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान पर अमेरिका का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। उसके जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। पेश से वाले तफसीली रिपोर्ट। ईरान को जहां एक तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब मुल्क के अंदरूनी हालात भी बदअमनी का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुल्क के शदीद मुआशी बहरान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान पर अमेरिका का दबाव मुसलसिल बढ़ता जा रहा है और इसके जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ईरान में एहतजाज उस वक्त शुरू हुए जब ईरान की करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस खुराक, ईंधन और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। जो गुस्सा इब्तिदा में सिर्फ महंगाई के खिलाफ था, वो अब वसीतर एहतजाजी मुजाहरों में बदल चुका है। मुल्क भर में 250 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे रिपोर्ट हुए हैं। इन एहतजाजात में मजदूर, तलबा और ताजरीन भी शामिल हैं जो माशी रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि कुछ हल्के वसीतर सियासी तब्दीली की आवाज भी उठा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक इस बदअमनी की वजह से कम से कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें मुजाहिरीन, बच्चे और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शामिल हैं, जबकि 1200 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये एहतजाजात
बैरूनी दुश्मनों की जानिब से फैलाई जा रही है और ईरान ने इसे माशी तखरीबकारी करार दिया है। हुकूमत का दावा है कि अवाम के जायज मसाइल को हल किया जाएगा, ताहम वो बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के हाथों पकड़े जाने के चंद दिन बाद कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि आओ मुझे पकड़ो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो मुल्क में हजारों गोरिल्ले बन जाएंगे। पेट्रो ने कहा कि उन्होंने दोबारा हथियार को हाथ न लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए वो दोबारा हथियार उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने इस मामले में खुलकर अमेरिका की मुखालफत की, जिस कार्रवाई से अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने ताकतवर होने का पैगाम दिया है। इस पर अब अक़वाम मुत्तहिदा में सवाल उठने फिर से शुरू हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एंटोनियो गुटेरेस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला ही नहीं पूरे इलाके को गैर मुस्तहकम कर सकती है और ये बैनुल-अक़वामी सियासत में ख़तरनाक मिसाल बन सकती है। अमेरिकी ऐवान के स्पीकर माइक जोन्स का कहना है कि हम जंग के हालात में नहीं हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी मुसल्लह अफवाज नहीं हैं और अमेरिका उस मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहा। Part of the war powers and the compliance with federal law. We are not at war. We do not have U.S. armed forces in Venezuela, and we are not occupying that country. The Constitution gives Congress the power to declare war. That is true. But it also vests the President of the United States with वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि हिंदुस्तान और लक्समबर्ग के ताल्लुकात एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं और हिंदुस्तान लक्समबर्ग को एक अहम शराकतदार के तौर पर देखता है। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में ताजिरों ने करियाना के ताजिर चक्रवर्ती के कत्ल के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर मुजाहिरा किया है। मनी चक्रवर्ती की हत्या पिछले दिनों कर दी गई थी। बताते चले बाजार में होने वाले मुजाहिरे में 100 से ज़्यादा ताजिरों ने शिरकत की। उन्होंने कातिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर आइंदा 48 घंटों में मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। मरकजी वज़ीर खेल मनसुख मांडविया ने मंगल को ऐलान किया है कि इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से दोबारा शुरू की जाएगी। आईएसएल में तमाम 14 क्लब शामिल होंगे। हुकूमत फुटबॉल फेडरेशन और 14 क्लबों ने एक मीटिंग के दौरान इस बात का फैसला किया है कि आईएसएल 14 फरवरी से शुरू होगा। फुटबॉल क्लब के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से मीटिंग हुई है और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर निर्णय करा है कि आईएसएल लीग 14 फरवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी और सभी हमारे क्लब उसमें पार्टिसिपेशन करेगी और देश में। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और देखिए अगला प्रोग्राम बियॉन्ड बॉर्डर।